Hello everyone, I'm Pooja and today I'm going to show you how Express Entry works. Okay, तो guys, मैंने कुछ पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये वर्क कैसे करती है। ओके, ये देखने में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है। किसी को अगर कनाडा जाना है तो सबसे पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि शुरू कहाँ से करें। ओके, तो मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर किसी का कनेडियन इमिग्रेशन का प्लान है तो वो यहाँ से शुरू कर सकता है। ओके, तो पहला स्टेप है हमारा प्री एप्लीकेशन। ये स्टेज वो है गाइस जहाँ पे हमने देखना है कि हम एलिजिबल है एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए या किसी पीएनपी प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। तो हमें अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ अप्लाई तो गाइस ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई भी अगर कनाडा का कोई ड्रीम देख रहा है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ठीक है, पीआर तो अप्लाई करनी है कनाडा के लिए, लेकिन पैसे कितने लगने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप है गाइस। उसके बाद गाइस हमें करना क्या है। अब हमें पैसे का भी पता है कि मनी कितनी लगने वाली है, हमें एलिजिबिलिटी भी पता है कि ठीक है हम लोग एलिजिबल है। नेक्स्ट क्या करना है गाइस, उसके अगला स्टेप आपका होना चाहिए ईसीए। ठीक है, हमें थोड़ी सर्च करनी है कि कौन सी एजेंसी हमें हमारी मास्टर्स दे दे, या बैचलर को तो बैचलर मिल ही जाती है, तो हमें ये थोड़ा सा देख के करना है, क्योंकि मैंने हमेशा बोला है पिछली वीडियोस में कि मास्टर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है आपके सीआरएस स्कोर पे। तो आपको ये सर्च करनी है कि हमें ईसीए कहाँ से करवानी है। ओके, नेक्स्ट है गाइज, जब हमने डन कर लिया कि ठीक है हमारी इस एजेंसी से हम ईसीए करवाने वाले हैं, तो नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए आपका, आपके यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद उस एजेंसी पे आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी है, और उसके बाद नेक्स्ट होगा कि कॉलेज से ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है, अपनी सॉरी यूनिवर्सिटी से आपको ट्रांसक्रिप्ट अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये हो गया ईसीए का काम। और साथ के साथ आप गाइज इसके साथ आइलेट्स भी कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें साथ में चल सकती है, ईसीए और आइलेट्स। ठीक है, ठीक है, आइलेट्स की भी प्रिपरेशन हो रही है, ईसीए भी अपना काम कर रहा है, ये भी अपना काम हो रहा है। अब नेक्स्ट है गाइस, इसी स्टेज में आपको क्या करना है, धीरे धीरे आपको अपनी एनओसी की तरफ जाना है कि मेरी एनओसी क्या है, जो मैंने अपनी अभी तक जॉब किया है उसके लिए मेरी एनओसी कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि ये एकदम करेक्ट होनी चाहिए। एटलीस्ट आपकी 70% जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच होनी चाहिए आपकी एनओसी से। ठीक है, तो ये एनओसी की जो लिस्ट है ये आपको सीआईसी की वेबसाइट पे मिल जाएगी, आपको कनेडियन ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरी एनओसी इन्होंने वहाँ पे डिफाइन करके रखी है गाइस कि इस एनओसी की जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होनी चाहिए। तो आपको वहाँ पे जाके देखना है कि मेरा ये वर्क है, तो मेरी जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी 70% एटलीस्ट वहाँ मैच होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आप अपना एनओसी कोड डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, ठीक है हमारे पास अब ईसीए भी है, इसका आउटकम हमारे हाथ में है, आइलेट्स का आउटकम भी हमारे पास है। ठीक है, हमने अपनी एनओसी भी डिसाइड कर ली कि हमारी एनओसी ये होनी चाहिए, पर ये चीज़ गाइस बहुत सोच के करनी है, ऐसे नहीं कि कुछ भी उठा के कर दिया, फिर क्या फ़ायदा आईटीए के बाद आपका फाइल रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, ये सब होने के बाद आपको आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करनी है गाइस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, अब गाइस नेक्स्ट स्टेप है प्री आईटीए। इसमें क्या है, इसमें गाइस हमें वेट करना होगा इनविटेशन टू अप्लाई के लिए कि कब हमें इनविटेशन आएगा। इस टाइम हम एक पुल में है जिसमें बहुत सारे लाखों लोग हैं जो सारे आईटीए का वेट कर रहे हैं, उसमें हम भी है। और हम उस पुल में कहाँ स्टैंड करते हैं, इसके लिए आपको आपका सीआरएस स्कोर कैलकुलेट करना होगा, तो जिससे आपको पता लगेगा कि हमें इनविटेशन आने में कितना टाइम लगने वाला है। ओके, क्योंकि हायर सीआरएस स्कोर वाले के लिए जल्दी इनविटेशन आ जाएगा, लोअर के लिए टाइम लगेगा, वो पीएनपी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर, यहाँ पे हम प्रीवियस अपने जॉब के रेफरेंस लेटर कलेक्ट कर सकते हैं तब तक गाइस। ओके, और प्रूफ ऑफ फंड, वैसे 6 महीने का बोलते हैं कि 6 महीने पुराना प्रूफ ऑफ फंड आपका होना चाहिए। तो आपको ये भी देखना है कि अगर गिफ्ट डेट है आपके फादर से, आपके ग्रैंडफादर से, आपके ब्रदर से, तो गाइस इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गिफ्ट डेट तो आपको 3-4 दिन पुराना भी चल पड़ेगा। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इम्प्रूविंग योर सीआरएस स्कोर, तो गाइज यहाँ पे अब आपको एक काम और करना है, अगर आपका आइलेट्स में स्कोर कम है तो आपको ट्राई करना है कि अगेन आप आइलेट्स अटेम्प्ट दो और अपना सीआरएस इम्प्रूव करने की ट्राई करो। ओके, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, अब आपको ये भी देखना है कि ठीक है मेरा सीआरएस स्कोर कम है, क्योंकि आइलेट्स में हम सीआरबी 9 नहीं ले पा रहे हैं, तो हमारा स्कोर कम ही रहेगा। ओके, तो उसमें एक ऑप्शन बचती है पीएनपी, तो आपको सर्च करनी है कि कौन से पीएनपी पे, कौन से प्रोविंस में हम एलिजिबल हैं और किस पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइज, नेक्स्ट स्टेप है पोस्ट आईटीए, और ये फाइनल होगा गाइज। पोस्ट आईटीए स्टेज वो है जिसमें अब आपको इनविटेशन मिल चुका है। सपोज करो आपको इनविटेशन मिल चुका है, तो अब इससे आगे क्या,
इससे आगे गाइस कुछ नहीं होगा, इन्होंने सेक्शंस बनाए होते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं, जैसे कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे आगे इन्होंने बटन बनाया होगा अपलोड करने के लिए, ठीक है। वैसे ही मेडिकल एग्जामिनेशन, गेटिंग प्रोविडेंट फंड, ये अगर आपका मतलब कि आप प्रूफ ऑफ फंड, अगर आपको प्रोविडेंट फंड मतलब पीएफ से आप शो कर रहे हो तो आपको उसकी स्टेटमेंट तैयार करनी है, ओके। लेकिन इससे अच्छा है किसी से मतलब कि फादर से गिफ्ट डीड ले लो या अपना बैलेंस हो आपका तो ठीक है, ठीक है। मेंटेन ट्रैवल हिस्ट्री, आपको ट्रैवल हिस्ट्री भी मेंटेन करनी है अपनी, अगर आप आउट ऑफ इंडिया गए हो, ट्रैवल आपने काफ़ी किया है तो वो चीज़ भी यहाँ पे लगेगा, और इसके आगे ऑप्शन दी होती है यहाँ पे अपलोड करने के लिए। लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, LOE, तो गाइज ये मैंने बताया है, अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप उनको समझाना चाह रहे हो कोई भी चीज़, तो लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन में एक सेक्शन होता है जहाँ पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, ओके। डॉक्यूमेंट सबमिशन, तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ सबमिट हो जाएंगे सारे के सारे, ओके। मेकिंग द पेमेंट, पेमेंट हम देंगे, जितने भी पेमेंट इन्होंने वहाँ पे कही होगी यहाँ पे पेमेंट की जाएगी। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइमलाइंस, अब ये यहाँ पे देख के रखते हैं उस वक्त कि आपकी एप्लीकेशन को इतना टाइम अभी एस्टिमेट लगने वाला है, ओके। उसके बाद क्या करना है हमने गाइस, आइडेंटिफाइंग योर वीज़ा ऑफिस, हमें देखना है कि हमारा जो एप्लीकेशन है वो कौन से वीज़ा ऑफिस में चल रहा है, मतलब इसको शॉर्टकट वो भी कहते हैं, ठीक है। वीज़ा ऑफिस वो, कि कौन सा वीज़ा ऑफिस, ये दूसरी कंट्रीज में हो सकता है गाइस, कनाडा को छोड़ के इधर उधर की कंट्रीज में भी आपका एप्लीकेशन आपकी चल रही होती है, वो सारा कुछ देख रहे होते हैं कि आपकी पूरी एप्लीकेशन सही है या नहीं, ये वेरिफिकेशन चल रही होती है जो आपने डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करवाए हैं उसके लिए। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है, GCMS नोट्स, गाइज इसके थ्रू आप एप्लीकेशन अपनी देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन पे अभी कितना काम हुआ है और हमारी एप्लीकेशन किस स्टेज में है अभी। इसके लिए थोड़े से चार्जेस ये लोग लेते हैं, लेकिन आप ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट है गाइज PPR, पासपोर्ट रिक्वेस्ट। अब जितने भी लोग आप लोग हो, जिन जो आपके साथ जाएंगे फैमिली मेम्बर्स, उन सबके पासपोर्ट गाइज आपको रिक्वेस्ट आएगी कि वीज़ा स्टैंपिंग के लिए आप जमा करवा दें, तो आपको ये करना है, और ये फाइनल स्टेज होगी गाइज। इसके बाद अपने आप कैनेडियन ड्रीम्स की तरफ, ये आपका फाइनल स्टेप होगा, और ये यहाँ पे एक्सप्रेस एंट्री फिनिश होती है। तो गाइज ये थी एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम। तो गाइज मैं एक चीज़ बस आपको बोलना चाहती हूँ, बहुत से लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है गाइज। एजेंट्स आपसे सिर्फ चार्ज करेगा आपके डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ पे अपलोड करने के लिए, बाकी का जितना भी काम होगा कि सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करना, एम्प्लॉयर रेफरेंस लेटर अरेंज करना, प्रूफ ऑफ फंड अरेंज करना, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अरेंज करना, मेडिकल करवाना, ये सारा कुछ आपको खुद करना है। लेकिन उन्होंने सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पे स्कैन करके अपलोड करने हैं, सिर्फ इतना सा काम उनका होगा, जिसके लिए वो बहुत बड़ी फीस चार्ज कर लेते हैं, ओके। तो मैं यही कहूँगी कि कुछ नहीं है गाइस, धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है, आप अपना केस खुद हैंडल करें, ओके। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।